नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 क्लास इतिहास हमारे अतीत जो पार्ट 2 है, इसका जो अध्याय नंबर 2 है हमारा नए राजा और उनके राज्य, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज की इस क्लास में कि नए राजा है और उनके राज्यों का जो विस्तार है वो कैसे हुआ, वो हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं हम इस सेशन की कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ था। जो 7वीं शताब्दी है उसके बाद है कई राजवंशों का उदय हुआ था। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। इस 7वीं शताब्दी है, कौन सी शताब्दी है जी हमारी? 7वीं शताब्दी में कई राजवंश का उदय हुआ, कई राजवंश आए और वो उनका जो विस्तार है उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी, 7वीं से जो 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश हुए उनका जो वर्णन है इस चित्र में दर्शाया गया। मानचित्र में मानचित्र हमारा है, इसमें दर्शाया जा रहा है कि जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में जो कश्मीर में है वो सायस और मुल्तान की अरब इंद्रप्रस्थ है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो हमारा नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये गोदावरी नदी के जो आसपास का जो इलाका है, दक्षिणी जो इलाका है, दक्षिणी क्षेत्र में राष्ट्रकूट है, चोल है, ये चेर पांडे, इन राजवंशों ने जो शासन किया था। प्रमुख राजवंश है ये इससे मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र 1 में जो है गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, चोल, पाल और चौहानों के जो है चाहमानों के स्थानों का निर्धारण कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं जो गुज्जर जो प्रतिहार है ये जो मध्य भारत है यहाँ हमारे हैं। राष्ट्रकूट है ये जो नर्मदा नदी, गोदावरी नदी के कृष्णा नदी के जो बीच है ये राष्ट्रकूट है। चौल है ये तमिलनाडु, चेर ये केरल के जो क्षेत्र है इस साइड में, पांडे कावेरी नदी के आसपास ये हमारे ये राजवंश का उदय हुआ है। ये जो राजवंश है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इन राजवंशों का उदय हुआ है। नए राजवंशों का जो उदय है कैसे हुआ ये हम अध्ययन करेंगे। तो आज की सेशन एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। जो भी साथी हैं, जो भी विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। 7वीं सदी आते आते जो 7वीं शताब्दी है वो आते आते क्या है उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कि इस जो 7वीं सदी है आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जो बड़े भूस्वामी थे, योद्धा सरदार थे, ये अस्तित्व में आ चुके थे कि इनका जो विस्तार है ये इस 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी हैं, कुछ योद्धा सरदार थे, ये इनका विस्तार हुआ। राजा लोग प्राय अपने महत्त या सामंत के रूप में मान्यता देते थे कि राजा लोग है प्राय उन्हें अपने महत्त या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए क्या लाए? उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। कि 7वीं जो शताब्दी है इसमें आते आते क्या हुआ था, जो बड़े भूस्वामी है, योद्धा सरदार है, इनका विस्तार हुआ, ये अस्तित्व में आए और उनके आने से राजा लोग प्राय उन्हें अपने मत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कि क्या बात है यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए जाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे, अधिक सत्ता और संपदा जो हासिल करने सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी भी वो अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। कभी कभी क्या अपने जो स्वामी थे उनसे जो क्या है स्वतंत्र होने की बात है वो दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण कहाँ मिलता है? इस तरह का अगर बात करें हम, दक्कन में राष्ट्रकूटों का था,
कि दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे उनका एक उदाहरण मिलता है। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीन थे। कि शुरुआत में किन के अधीन थे? जो राष्ट्रकूटों का था। दक्कन में कौन है? राष्ट्रकूटों का एक उदाहरण था कि कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीन थे। शुरुआत में किन के अधीन थे? जो कर्नाटक के कौन है? चालुक्य राजा, उनके अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। कि 8वीं शताब्दी के मध्य में किसने? एक राष्ट्रकूट प्रधान कौन है? दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की जो अधीनता उसको इनकार कर दिया, उससे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान भी किया था। अनुष्ठान होता है यज्ञ करना के एक सबसे पहले 8वीं शताब्दी के मध्य में किया था। एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को इनकार किया था, उसने हराया और हिरण्यगर्भ या इसका अर्थ था कि सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब ये अनुष्ठान क्या था? जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए और सैनिक कौशल्य का भी का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर समरण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेश को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए गए थे। कि यहाँ हमारे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि नए राजवंशों का उदय होता है। नए राजवंशों के साथ साथ पहला हमारा है नए राज्य और उनके राज्य। नए राज्यों का विस्तार कब हुआ था? कौन सी शताब्दी से हुआ था? 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश दिखाई दिए थे और ये राजवंश है मानचित्र 1 में दर्शाया गया है। फिर हमारा पॉइंट बन रहा है नेक्स्ट, वो जो पॉइंट बनेगा हमारा वो बनेगा कि नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। नए राजवंशों में कौन सी शताब्दी की बात है? 7वीं शताब्दी। 7वीं जो शताब्दी आते आते किनका स्वामित्व हुआ था? बड़े भू स्वामित्व है, इस योद्धा सरदार है, इनका ये विस्तार हुआ, अस्तित्व में आए। इसके बाद राजा लोग प्राय उन्हें अपना स्वामित्व के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए, उनसे सेना सहायता प्रदान के। और फिर इससे हमारा नेक्स्ट है कि जो अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी अपने भूस्वामित्व के आधिपत्य से स्वतंत्र होना चाहते थे और होने का दावा भी कर देते थे। इस तरह का एक उदाहरण कहाँ मिलता है? दक्कन में राष्ट्रकूट था। शुरुआत में किनके थे? चालुक्य के राजाओं के अधीन था। बाद में 8वीं शताब्दी के मध्य आते हुए राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता को इनकार कर दिया था। तो किसने किया था? चालुक्य स्वामी ने। और फिर एक होता है हिरण्यगर्भ। क्या होता है? हिरण्यगर्भ क्या होता है? जो इसका अर्थ है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया। जब ये अनुष्ठान किनके द्वारा किया था? ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था। इससे याचक जन्म क्षत्रिय न होते हुए किन के रूप में दिखाया गया? दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यम स्वामी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कौन कौन है? कदम है, मयूर समरण है, गुज्जर प्रतिहार है, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेश को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन कैसे हुआ? राज्य में प्रशासन, इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराज जो है, इन नए राजाओं में से कईयों ने तो महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। कि कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? महाराजा धीराज जो राजाओं के राजा होते हैं, और 3 भुवनों का स्वामी त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। एलोरा की गुफा 15 का जो भीतरी चित्र है वो किससे संबंधित है? एलोरा की जो गुफा का 15 चित्र है वो है भीतरी चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलोरा की गुफा 15 का जो भीतरी चित्र है वो किस के रूप में दर्शाया गया? विष्णु या नरसिंह अर्थात
पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये कृति किसके? राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा की गुफा 15 किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। किसका है? नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, जो कौन सी है? एलोरा की गुफा 15। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जी, वो पॉइंट, इन सभी राजाओं से उत्पादकों और किसानों, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया गया और बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से में लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर की बात अगर हम करते हैं तो क्या है? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्द, सूचक शब्द मिले हैं। तमिलनाडु में कौन सा शासन करा? चोल वंश के अभिलेख से कितने किस्म के कर मिले हैं? 400 से ज़्यादा। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वो कौन सा? वेट्टी। वेट्टी कर किससे? चोल से संबंधित है। कौन से साइड में? तमिलनाडु की साइड में। कितने कर मिले? 400 से ज़्यादा शब्द मिले। वेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, जो जबरन की श्रम की रूप में लिया जाता था, वो क्या था? नगद की बजाय क्या था? वेट्टी। यानी जबरन और कदमाई यानी कि भू राजस्व के मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख भी मिलता है। किन में है? ये है तमिलनाडु की साइड में। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। जो टैक्स है, ये किसका आधार बनते थे? वित्तीय राजा की। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों के लड़ने में इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की था जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में ऐसा भी होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे, मतलब इन पदों पर भी होते थे। तो परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान है, ये हम जो नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।